titled Crossing Cultures: How to Act, Adopt, and Thrive Abroad. My name is Dua Bilal, and I will be your host for today's session. At Scholar Society, we strive to inspire minds and change lives, and today's webinar reflects that very mission. We are honored to have with us a distinguished speaker with remarkable international exposure and academic excellence. Allow me to introduce Mr. Salman Ahmed Bhutta, Erasmus Plus winner, aspiring particle physicist at the University of Bologna, Italy, international ambassador, University of Bologna, founder, Air Astronomical Society, active member of the Association of Italian Physics Students, and Scienze Indipendenti. Today, he will share valuable insights on navigating cultural differences, adapting to international environments, and thriving abroad based on real-life experiences. Please keep your microphones muted and cameras turned off to avoid disturbance. A question and answer session will be held at the end, where you may raise your hand or type your questions in the chat box. Please note that e-certificates will be provided to all participants. Now, without further delay, I would like to invite Mr. Salman Ahmed Bhutta to begin the session. Sir, the floor is yours. Thank you so much. Am I audible? Yes, sir. Okay, thank you so much. So thank you so much everyone for joining, and especially I am really thankful and glad for the society, Scholar Bridge Society, जो जब से ये काम कर रहे हैं। इससे पहले भी मेरा एक सेशन हुआ था, और जिस तरह से ये बाहर के जो लोग हैं जो बाहर स्टडी कर रहे हैं उनके दरमियान और जो स्टूडेंट्स स्टडी करना चाहते हैं उनके दरमियान एक इन्होंने ब्रिज कायम किया है। आई वुड रियली अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स। सो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। जैसे कि आपको नाम से नजर आ रहा है, क्रॉसिंग कल्चर, हाउ टू एक्ट, अडॉप्ट एंड थ्राइव अब्रॉड। बेसिकली ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर नॉर्मली कहीं पे भी बात नहीं होती। नॉर्मली क्या, वैसे कहीं पे भी बात नहीं होती। टेक्निकली तो इस पे बात गवर्नमेंट स्केल पे होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पे हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करते। हम ये तो डिस्कस कर लेते हैं कि हमने स्कॉलरशिप कैसे गेन करनी है, हमने वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, हमने डॉक्यूमेंट कैसे प्रिपेयर करने हैं, हमने सब कुछ कैसे करना है, वो हमें सब समझा दिया जाता है और यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियोस भी होती हैं। लेकिन जब एक बच्चा या एक स्टूडेंट कोई भी पीएचडी का, मास्टर्स का, एमफिल का बाहर पढ़ने जाता है किसी भी और कंट्री के अंदर, किसी भी और कल्चर के अंदर, तो उसको ये कोई भी नहीं सिखाता कि आपने उस कल्चर को अडॉप्ट किस तरह से करना है, वहाँ पे क्या डिफरेंसेस होंगे, क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ेंगे। इन सब चीज़ों को डील करने के लिए हमने बेसिकली ये सेमिनार रखा है। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा एजेंडा ये है कि सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि प्रॉब्लम बेसिकली है क्या, हम ये सारी डिस्कशन कर क्यों रहे हैं, इतनी भी क्या प्रॉब्लम है। मतलब ठीक है, एक जा रहा स्टूडेंट, उसको मैक्सिमम यही होगा कि उसको थोड़ी चीज़ों की गाइडेंस नहीं होगी, वो यूट्यूब से पूछेगा, 4-5 लोगों से पूछेगा, उसको आइडिया हो जाएगा। इतना भी क्या बड़ा इशू है कि हमें पूरा सेशन रखना पड़ गया। तो पहले सबसे पहले हम प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, फिर हम उसके बाद उस प्रॉब्लम की कुछ रीजंस की तरफ जाएंगे। सारे रीजंस हम डिस्कस नहीं करेंगे, जो हमसे रेलिवेंट है हम सिर्फ उसी के ऊपर स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद फिर हम बात करेंगे हमने ऐसी कौन से काम है जो नहीं करने, दैट आर नॉट टू डू लिस्ट बेसिकली। उसके बाद है कि हमें कौन से स्पेसिफिक ऐसे काम है जो या तो जाने से पहले करने चाहिए या फिर वहां पहुंचने के इंस्टेंटेनियसली करने चाहिए, या अपने पूरे स्टे के दौरान हमें वो काम करने चाहिए। उसके बाद जिस तरह से हम देखते हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एवरीथिंग, इसी तरह हम जब अब्रॉड जाते हैं उसकी भी 5 स्टेजेस होती है। वहां पहुंचने के बाद उन 5 स्टेजेस को हम डिस्कस करेंगे, और फिर एंड पे हमारे पास Q&A सेशन होगा। बेसिकली मेरी ट्राई ये होगी कि अगर 1 घंटे का सेशन है तो मैं ट्राई करूँ कि इसको आधे घंटे या फिर मैक्सिमम 35 मिनट्स के अंदर अंदर ये सारे सेशन जितने भी टॉपिक्स हैं इनको कवर करूँ, ताकि मैक्सिमम टाइम हम जो है वो Q&A के ऊपर रखें। उससे ये होगा कि बेसिकली ये मेरी फाइंडिंग है या मेरी अप्रोच है या बाकी लोगों से डिस्कशन के बाद बेसिक जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी वो Q&A के अंदर होगी। तो फिर हम Q&A की तरफ जाएंगे। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कि ये एक बुक है, द न्यू रूल्स फॉर मैन। बेसिकली ये ऐसे रूल्स हैं, ये एक है तो बेसिकली किताब ये बेसिक रूल्स के ऊपर है। अगर आपने किसी ने इसको पढ़ा है कि किसी ने टाई कैसे बांधनी है, किसी ने लेसेस कैसे बांधने हैं, किसी ने सलाम कैसे करना है, मतलब बिल्कुल ऐसे बेसिक एटिकेट्स होते हैं जो कि हमें कोई सिखाता भी नहीं है। लेकिन इस बुक के अंदर बेसिकली उन तमाम बेसिक रूल्स की डिस्कशन हो रही है जो कि हमें आने चाहिए। अब क्वेश्चन ये होता है कि इस बुक का इस सेशन से क्या लिंक है।
बेसिकली ये जो सेशन है ये भी आप लोगों की बेसिक रूल्स को एक्सप्लेन करने के लिए, बेसिक करेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करने के लिए, बेसिक वो चीजें जो हम बिल्कुल कैजुअल ले लेते हैं, लेकिन वो कैजुअल हमारे लिए होती हैं उस कल्चर में, या उन लोगों के लिए बिल्कुल कैजुअल नहीं होती। तो आप ये समझें कि ये बुक जो ओनली फॉर मेन लिखी गई है, ये वाला सेशन जो है ये हर उस स्टूडेंट के लिए, चाहे वो मेल है या फीमेल है, अगर वो स्टडी अब्रॉड करने जा रहा है, ठीक है, उसने सारे काम कंप्लीट कर लिए, उसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसको किसी ने गाइड ही नहीं किया कि वहां पे आपने रहना कैसे है, जो कि बहुत एक फंडामेंटल चीज है। सबसे पहले हम अपने टॉपिक की तरफ शुरू करते हैं, जिसका जो है सबसे पहली प्रॉब्लम। मैं कुछ आपके सामने न्यूज आर्टिकल की तरफ से आपको मैं कुछ स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, ठीक है। 1,35,000 पाकिस्तानी सॉर्ट आउट असाइलम इन यूरोप यूएस इन 2 ईयर, ठीक है। और इनमें से कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि यहाँ से मास्टर्स करने जाते हैं, पीएचडी करने जाते हैं, वहां जाके उनको ये फील होता है कि यार ये मास्टर्स तो बड़ा मुश्किल है, चलो हम असाइलम ही ले लेते हैं, ठीक है। असाइलम का बेसिकली मतलब ये होता है कि हमें पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, कोई भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम है या रिलीजियस प्रॉब्लम है, हम वापस नहीं जा सकते, तो हमें इधर असाइलम लेना पड़ेगा, बेसिकली सेफ गार्ड होना पड़ेगा, ठीक है। ये एक आप खबर पढ़ ले, ठीक है। प्रॉब्लम आपको मैं बता रहा हूँ। दूसरा ये कि मल्टीपल कंट्रीज स्टॉप इशूइंग स्टूडेंट वीजाज टू पाकिस्तान, ये आपकी 2025 की खबर है, ठीक है, कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वीजा ही इशू करने बंद कर दिए हैं, ठीक है। और स्पेसिफिकली स्टूडेंट वीजा, इधर आप स्पेसिफाई ये देखें कि स्टूडेंट वीजा की मेंशन हो रही है, क्योंकि हमारा ये जितना भी डिस्कशन है वो स्टूडेंट से रिलेटेड है। हम उन लोगों की बात ही नहीं कर रहे जो अनफेयर मीन्स के थ्रू जा रहे हैं, या हम उन लोगों की बात ही नहीं कर रहे जो वर्क वीजे पे जा रहे हैं, हमें उनसे कोई सरोकार नहीं है। हमारी डिस्कशन जो है वो सारी स्टूडेंट से रिलेटेड है, क्योंकि स्कॉलरशिप जो होती है वो स्टूडेंट गेन करता है। अगर स्टूडेंट्स को भी इशू नहीं किए जा रहे वीजा, तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमारे अंदर ही है, या हम ऐसा कुछ कर रहे हैं जिस वजह से हमारे इश्यूज आ रहे हैं वीजा के अंदर, ठीक है। फिर अगर हम टीआरटी वर्ड की देखें, तो उसने उन्होंने न्यूज जब लिखी, आप जस्ट इस चीज को सिर्फ देखें कि सिंगापुर और जापान को उसने टॉप टायर में लिखा है, और जब पाकिस्तान के पासपोर्ट की बात आई है तो उन्होंने हमें किसके साथ कंपेयर किया, अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, इन सब के साथ, जिनकी इकोनॉमी हमसे बहुत बहुत वर्स्ट है, ठीक है ना। इनके पास कोई सुपर न्यूक्लियर पावर है, ठीक है ना, इनकी कोई इतनी ज्यादा जो यूथ है वो इतनी यंग है, लेकिन फिर भी हम उनके साथ लाइक कर रहे हैं जब हमारे पासपोर्ट की बात आती है, ठीक है। तो ये कोई छोटे प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर हम कहते हैं ना कि ये दिस इज नॉट रिलेटेड टू मी, या इसका मेरे से कोई सरोकार नहीं है, ये तब तक आपका सरोकार नहीं है जब तक आप पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं। जब आप पाकिस्तान से बाहर जाएंगे, या जब आप अप्लाई करना शुरू करेंगे, आपको सारे प्रॉब्लम्स फेस करने आप शुरू हो जाएंगे, ठीक है। हर पॉइंट पे, हर स्टेप में आपको ये इश्यूज फेस होंगे, कि वही चीज बाकी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए थोड़ी सी इजी होती है, या काफी ज्यादा इजी होती है, लेकिन हमारे लिए एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन होती है, हमारे लिए एक्स्ट्रा इश्यूज होते हैं, ठीक है। ये अच्छी खासी प्रॉब्लम है ये, ठीक है। इस तरह अगर हम पासपोर्ट रैंक या इंडेक्स की बात करते हैं, तो हम चौथे नंबर पे आते हैं, लेकिन नीचे से, ठीक है। तो हमारे से नीचे सिर्फ अफगानिस्तान है, सीरिया, इराक है, सिर्फ ये 3 मुल्क हमसे नीचे हैं, इसके ऊपर हमारा नंबर आता है, ठीक है। तो आप ये सिचुएशन देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान के पासपोर्ट की अहमियत है पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि इस सब से मेरा क्या सरोकार, या मैंने तो इसमें कुछ भी नहीं किया, मैं तो अभी जस्ट अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने तो किसी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं किया, ना मैंने कोई 2 नंबरी किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, तो इस सब का मुझे क्यों फेस करना पड़ रहा है। यही चीज है कि आपसे पहले जो लोग यहाँ पे आए थे, या जो पहले आने का सोच रहे थे, उन्होंने भी यही सोचा था कि हमसे पहले वालों ने किया कर लिया, अब हम क्या करेंगे। तब हमारा पासपोर्ट में भी 70s पे होता हो, या फिर 60s पे होता हो, या फिर 50s पे होता हो, ठीक है। उन्होंने आके वही सब चीजें की जो हमें फेस करनी पड़ी, ठीक है। तो हम बेसिकली अपने लिए तो एज सच इतना नहीं कर सकते, और कर भी सकते हैं, जो आगे जाके मैं आपको पूरे सेशन में बताऊंगा कि हम क्या क्या अपने लिए कर सकते हैं, जो फाइनल है टू डू के अंदर, वो पर्सनली हमारी सारी चीजें, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिकली हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, या हमसे आने वाले बाद उनके लिए, हम एक बहुत अच्छा ग्राउंड सेट कर सकते हैं, उनके लिए मेन काम कर सकते हैं, ठीक है। हम अपने पासपोर्ट का रैंक इंक्रीज कर सकते हैं, उसका रेपुटेशन इंक्रीज कर सकते हैं, और ऊपर जितने भी प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़े उनको बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अगर फॉर एग्जांपल ये हम पासपोर्ट इंडेक्स का देखें, अभी हम सारी डिस्कशन करें प्रॉब्लम को, समझना चाह रहे हैं कि प्रॉब्लम है कितनी बड़ी। जब हमें प्रॉब्लम बड़ी लगने लग जाती है ना, तब हम उसके सोल्यूशन की तरफ भी सीरियस होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आते साथ आपको बता दूं कि हमें ये करना है, हमें ये करना है, हमें ये करना है, लेकिन आप कहेंगे मुझे क्यों करना है, इसकी जरूरत ही क्यों है, मैं ये क्यों करूं, मुझे क्या जरूरत है, इसका मेरी लाइफ पे क्या इफेक्ट होगा, या इस सब का, इस पूरी एक्सरसाइज का क्या मकसद क्या है।
तो उसके रीजंस और उसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बेसिकली बताना चाह रहा हूँ। अगर आप इस मैप को देखें, ये पासपोर्ट इंडेक्स है। बेसिकली इधर आप देखें, ये लीस्ट है जितना डार्क है, और ये मोस्ट पावरफुल है, मतलब जितना ब्राइट है। ये देखें कितना लाइट लाइट। अगर पाकिस्तान को देखें, बिल्कुल डार्क एरिया हुआ है, ठीक है। तो ये उन सब लोगों की वजह से है जिन्होंने आके वो सारे काम किए जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूं, जो हमने नहीं करने हैं, ताकि ये ना हो कि हमारा इंडेक्स से ही नाम निकल जाए, हम इतने नीचे चले जाएं कि हम इंडेक्स के अंदर ही ना आए, ठीक है। अब फिर ये तो सारी चीजें आ गई पासपोर्ट के अंदर और इंडेक्स के अंदर, जिसका हमें लगता है हमारी लाइफ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन डायरेक्ट लाइफ पे हमारा इम्पैक्ट क्या हो रहा है, हमारे लिए एडमिशन क्राइटेरिया चेंज हो रहे हैं। अगर आप पिछले 5 साल के अंदर देखें, चाइना की बात कर लें, यूरोप की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, स्पेसिफिकली यूएस की बात कर लें, हमारे लिए क्राइटेरिया ही चेंज कर दिए गए। अगर मैं सिर्फ अपनी ही यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया की बात करता हूँ, या फिर बाकी इटालियन यूनिवर्सिटीज की बात करता हूँ, तो जब मैंने अप्लाई किया था, या जब मैं यहाँ पे आया था, तब आइल्स कहीं पे भी रिक्वायर्ड नहीं था, ठीक है। हमसे सिर्फ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मांगते थे और हम देते थे, और वो चल जाता था। लेकिन हमने ऐसी ऐसी हरकतें की हैं कि वो कहते हैं कि भाई अब आइल्स के बगैर आपका एडमिशन ही नहीं होना, ठीक है। ये मैंने एक आपको थोड़ी सी इंसाइट दी है, जो आगे हम सेशन के अंदर डिस्कस करने लगे। तो हमारे लिए एडमिशन क्राइटेरिया चेंज हो गया है, ठीक है, पिछले 5 साल के अंदर, क्योंकि पिछले 5 साल में ही बेसिकली डायस्पोरा ज्यादा हुआ है पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है। दूसरा, हमारे हमारे लिए वीजा रिक्वायरमेंट्स एक्स्ट्रा होगी। हमें बाकी सारे सेशन के अंदर आप सुन ही चुके होंगे कि हमें स्टेटमेंट चाहिए होती है, हमें एफबीआर डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, हमें नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, हमें 400 किस्म की वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है। पहले आप एफ उधर से एफबीआईएससी से करवाओ, फिर आईएस पता नहीं कौन कौन से करवाओ, फिर एचईसी से कराओ, फिर मोफा से करवाओ। तो इतनी ज्यादा वेरिफिकेशन हमारी वीजा रिक्वायरमेंट्स के लिए। जब आप एडमिशन में अप्लाई करते हो, वो कोई आपसे वेरिफिकेशन नहीं मांगते नॉर्मली यूनिवर्सिटीज, लेकिन वीजा के लिए इतनी ज्यादा वेरिफिकेशन ऐड हो चुकी है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फेस करने पड़ रहे हैं, ठीक है। जो हमसे पहले लोगों ने कुछ ऐसे काम किए, जो अगेन मैं वही चीज को रिपीट कर रहा हूँ जो आगे जाके मैं डिस्कस करूंगा, जो हमने नहीं करने हैं, और कुछ ऐसे काम है जो हमने करने हैं, ठीक है। अब हम इसकी रीजन के ऊपर आते हैं कि ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, ठीक है। हमारा पासपोर्ट इंडेक्स क्यों नीचे गया है, उसकी बेशुमार रीजन है। एक्स वाई जी के अंदर वो सारी रीजन आती है कि हमारी इकोनॉमी, हमारी एक्सपोर्ट्स, हमारे इंपोर्ट्स, वो सारा कुछ आता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो गवर्नमेंट का काम है, और गवर्नमेंट करे ना करे उससे हमारा सरोकार नहीं है। लेकिन हमारा रोल जो है वो स्टूडेंट का रोल है, कि स्टूडेंट्स ने आके जो काम किया है वो हमने वो ठीक करना है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि अगर 5 चीजें गलत है तो 6वीं चीज मैं भी गलत करूंगा। अगर 5 चीजें गलत हैं, ठीक है, आप अपना एक रोल प्ले करें, ठीक है। इसी सेशन के अंदर आगे एक कोटेशन भी आएगी, वो बेसिकली उसमें यही लिखा हुआ है कि एक डॉट जो होता है आपका, आप कोई भी एक गलत एक्ट करते हैं, उससे एक डॉट लग जाता है, ठीक है। और अगर आप अच्छा एक एक्ट करते हैं तो उससे एक डॉट रिमूव हो जाता है, ठीक है। अब आप कहें मेरा तो सिर्फ एक डॉट है, इसी तरह 5,000 लोग एक एक डॉट लगाते रहे तो वो पूरा सर्कल जो होता है वो डार्क हो जाता है। तो हमें ट्राई करनी है कि उस सर्कल को रिमूव करना है, उन डॉट्स को बेसिकली रिमूव करना है, अपना एज ए स्टूडेंट रोल हमने प्ले करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि नोट टू डू क्या है, ठीक है। इसके अंदर मैंने बेसिकली तो स्लाइड की ऐसा जरूरत थी नहीं, क्योंकि ये ज्यादा फेस टू फेस डिस्कशन वाली बात है। लेकिन मैंने की पॉइंट्स लिख दिए हैं, उसी से लिंक करते हुए जो चीजें मेरे माइंड में होंगी वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यही कोटेशन की जो मैं आपसे बात कर रहा था कि क्रिएट्स अ डार्क एवरी एक्ट क्रिएट्स अ डार्क डॉट व्हाइल ईच गुड एक्ट रिमूव्स वन, ठीक है। तो हमने ट्राई करनी है कि हमने हर जितने भी डार्क डॉट्स हैं उनको रिमूव करते जाना है, और नया नहीं लगाना है, ओके। तो सबसे पहले सबसे पहले हमारे पास नॉट टू डू में क्या आता है। सबसे पहले हमारे पास आता है एक माइंडसेट आता है कि बैक होम इट वाज नॉर्मल। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि पाकिस्तान में तो ऐसे ही थी। जब हम पोलैंड जाएंगे, जब हम जर्मनी जाएंगे, वहां भी हम कहेंगे पाकिस्तान में ऐसे थी तो हम यहाँ भी वैसे ही करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आपने चीजों को चेंज करना है। वहाँ के नॉर्म्स डिफरेंट होते हैं, वहाँ की कल्चर डिफरेंट होती हैं। नॉर्म्स का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के अंदर एक गलत है या सही है वो अलग बात है, लेकिन एक नॉर्म बन गया हुआ है कि आप किसी से भी ऊंची आवाज में बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हर कंट्री के अंदर ऊंची आवाज में बात करना अलाउ नहीं होता, या वो उनको अच्छा नहीं लगता। कल्चर डिफरेंस होते हैं। कुछ कंट्रीज के अंदर, मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ कंट्रीज के अंदर आप
अगले से मिलते हैं तो उसको हाथ मिलाते हैं, कुछ कंट्रीज के अंदर जब मिलते हैं तो आप गले लगाते हैं, ठीक है। कुछ कंट्रीज में ये होता है कि आप दूर से ही हेलो करते हैं, कुछ कंट्रीज में आप सर झुकाते हैं, जो लोग चाइना और कोरिया वगैरह साइड पे जाते हैं। तो हर जगह कल्चर डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि बैक होम इट वाज नॉर्मल, बैक होम इस तरह ही था तो मैं यही वही सेम कल्चर जो है वही उसी की प्रैक्टिस करूं। आपने अपना कल्चर शिफ्ट करना है, अपना कल्चर चेंज करना है उनके कल्चर के मुताबिक, ठीक है। अपने नॉर्म्स देखने हैं कि यहाँ पे क्या नॉर्मल है जो पाकिस्तान में नॉर्मल नहीं था, या पाकिस्तान में ऐसा क्या नॉर्मल था जो यहाँ नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो आपने उनके अकॉर्डिंग चेंज होना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है प्राइवेसी। हम पाकिस्तान में प्राइवेसी का तो बिल्कुल ख्याल नहीं होता ना, स्पेशली जो मिडिल क्लास घर होते हैं, प्राइवेसी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता कि आपने किसी अगर कोई फोन यूज कर रहा है तो उसके मोबाइल के अंदर घुस के देखना नहीं। मतलब मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको बताया है कि बिल्कुल फंडामेंटल चीजें हैं। ये ऐसी वो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें लगता है क्योंकि हमारे कल्चर में नॉर्मल है, तो बाकी कंट्रीज में बाकी कल्चर में भी नॉर्मल होंगी, लेकिन वहां बिल्कुल नॉर्मल नहीं होती और इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, जगह जगह पे होता है, ठीक है। आप यहाँ पे किसी को घूरेंगे, ठीक है, वो चाहे वो लड़का है लड़की है जो भी है, उसे हरासमेंट कंसिडर करेगा, ठीक है। वो ये नहीं कहेगा कि मुझे तो सहना ही होगा, चाहे लड़का है लड़की है, मैं क्या ही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो सीधा आपकी रिपोर्ट भी कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे अक्सर ये होता है कि ख्याल नहीं रखा जाता कि फॉर एग्जांपल हम बसेस के अंदर जा रहे हैं या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इस चीज का ख्याल नहीं रखते कि इवन अगेन मैं इधर ये बात नहीं कर रहा स्पेसिफिकली फीमेल की, इवन मेल को भी ये प्रॉब्लम होती है कि आप उनके साथ टच क्यों हो रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में नॉर्मली नहीं होती है, ठीक है। फिर ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम जब पिक्चर्स लेते हैं नॉर्मली, जब पाकिस्तान से बाहर लोग जाते हैं तो उनका पॉइंट ये होता है कि हम व्यूज की पिक्चर्स लें, बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं वाली बात है। लेकिन एक माइंडसेट आपको आपने भी सुना होगा और अक्सर आपने इंस्टाग्राम पे टिकटॉक वगैरह पे वीडियोस देखी होंगी कि लोग ट्राई करते हैं जानबूझ के पीछे से फीमेल्स को वीडियोस या पिक्चर्स के अंदर लेके आने के लिए, ठीक है। उसी वजह से आपने देखा है दुबई में पाकिस्तान के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी है, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है डायरेक्टली और स्पेसिफिकली। मैंने खुद इस चीज का एक्सपीरियंस किया है कि लड़के कहते हैं कि आप ऐसे पिक्चर लो कि पीछे से फीमेल पिक्चर के अंदर आनी चाहिए, ठीक है। ये एक बहुत बहुत गलत चीज है, उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है। यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल है, वो बिल्कुल वो कोई पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है कि हमने नकाब करना है या पिक्चर में नहीं आना, लेकिन आप डायरेक्टली और चाहते हो उसको पिक्चर के अंदर ला रहे हो और जस्ट बिकॉज कि आपने शो ऑफ करना है एंड ऑल दैट, इट इज रियली रियली बैड थिंग, ठीक है। तो ये वो सारी बेसिक चीजें हैं जिनका हमने ख्याल रखना है। ईटीसी के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है, मैंने जस्ट आपको एग्जांपल के लिए 4-5 मेंशन किए, ठीक है। और ये बहुत नॉर्मल है, आपको लग रहा है ना पाकिस्तान में रहते हुए कि ये ऐसे कौन करता होगा, इधर बहुत लोग करते हैं, ठीक है। और स्पेसिफिकली पाकिस्तानी एशियन बेसिकली ये सारा कुछ करते हैं। आई डोंट नो रीजन क्या, लेकिन हम बेसिकली ये बात करेंगे कि नहीं करना है। नेक्स्ट हम जाते हैं कि होस्ट कंट्रीज लॉ। हमने ये इसके अंदर भी कुछ चीजें आएंगी जो पीछे हमने की हैं, रिपीट होंगी, लेकिन अपने लॉज का बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। आप जब सिग्नल क्रॉस कर रहे हैं तो आपने देखना है ग्रीन सिग्नल हो, ठीक है, चाहे ट्रैफिक है या नहीं है, ठीक है। आपने वहां की लॉज का ख्याल रखना है, ठीक है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब मैं जर्मनी में जस्ट साइकिलिंग ट्रैक के ऊपर चल रहा था तो उधर उधर भी उनको प्रॉब्लम हुई जो जर्मन से, ठीक है। तो आपने ये ख्याल रखना है कि ये अगर साइकिलिंग ट्रैक है तो आपने यहाँ पे साइकिल चलाना है, ये वॉकिंग ट्रैक है तो यहाँ पे आपने चलना है, ठीक है। ये नहीं आप कह सकते कि यहाँ गाड़ियां नहीं आ रही तो मैं यहाँ पे चल सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर आपने टैक्सीज पे करने। टैक्सीज का मतलब ये नहीं होता कि आपने कोई हजारों मिलियंस यूरोज और डॉलर्स के अंदर पेमेंट करनी है। नॉर्मली मेरी जब डिस्कशन के अंदर आएगी बात तो वो ज्यादातर यूरोप की आएगी क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस यहाँ का है, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ ये जर्नली ओवरऑल बात कर रहा हूँ, पूरे अब्रॉड एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। आपने टैक्सीज पे करने, आपको फॉर एग्जांपल छोटे छोटे टैक्सेस होते हैं जो आपने पे करने होते हैं। फॉर एग्जांपल कार पार्किंग का टैक्स होता है 2.9 यूरो पर आवर, वो आपने पे करना है, ठीक है। मतलब ये वो चीजें हैं। फॉर एग्जांपल मैं गाड़ी लेके जाता हूँ, मैं पार्क करता हूँ और मैं वहां पे नहीं करता, टैक्स नहीं पे करता, ठीक है। वो क्या होगा, मेरे नाम पे एक चालान काट देगा, ठीक है। वो देखेंगे क्योंकि यहाँ पे जब भी आप आते हैं तो आपकी नेशनलिटी ऐड हो जाती है, तो वो देखेंगे कि अच्छा जी इसकी नेशनलिटी कहाँ से, पाकिस्तान से, ठीक हो गया। उनका एक डाटाबेस डेवलप होता जाएगा कि पाकिस्तान से आने वाले लोग जो हैं वो टैक्सेस पे नहीं कर रहे हैं, तो उनके ऊपर फिर स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन लगनी शुरू हो जाएंगी। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि आपने टैक्सेस पे करने हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीजें आपने, हेलमेट जो है उसको जरूर पहनना है। ट्रैश मैनेजमेंट की मैं बात करता हूँ कि नॉर्मली पाकिस्तान में ये होता है कि या तो घरों के अंदर सारा मिक्स ट्रैश होता है, ठीक है। लेकिन यूरोप के अंदर जब आप आते हैं तो यहाँ पे सारा ट्रैश डिफरेंट डिफरेंट होता है कि आपने कार्डबोर्ड एक साइड पे डालने हैं, जो आपके पॉलीथीन वाले शॉपर्स हैं वो अलग डालने हैं, ठीक है। जो आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है वो अलग डालना है क्योंकि उन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया होता है, ठीक है।
लेकिन पाकिस्तानी अवाम या नॉर्मली एशियन अवाम क्या करती है, वो सारा जो ट्रैश होता है वो इकट्ठा डाल देते हैं, ठीक है। कोई चेक एंड बैलेंस एट द स्पॉट तो नहीं है, कोई कैमरा तो नहीं देख रहा है, लेकिन कभी तो उनको आइडिया हो जाएगा, फिर वो देखेंगे कि इसके करीब रहने वाले का आप 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक बच सकते हैं, लेकिन कभी ना कभी आपकी चीज जो होती है वो पता लग ही जाती है, ठीक है। तो आप इस चीज से नहीं निकल सकते हैं, ठीक है। फिर एक बहुत एक कॉमन चीज होती है कि हमारी अवाम पाकिस्तान से जो आती है, इनको स्पिटिंग की बहुत आदत होती है, हर जगह इनको यही, इनको ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तान में। इस चीज को भी आपने अवॉइड करना है कि ये कंट्रीज लॉ, होस्ट कंट्रीज जो है उनके लॉज के ऑपोजिट है, ठीक है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम अपने पर्सनल गेन्स के लिए पाकिस्तान के इमेज को खराब करते हैं, ठीक है। हम लूप होल्स ढूंढते हैं कि 10, 20, 30 यूरो जो है बच जाएं और हमें कोई चोर रास्ता निकालें, ठीक है। हमने ट्राई करनी है कि ऐसे लूप होल की तरफ ना आ जाए जिससे पाकिस्तान के इमेज को अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे मैंने अभी चीज मेंशन की थी, वो चीज रिपीट हो रही है कि बिल वक्त पे नहीं पे करने हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि पाकिस्तान अवाम जब इधर आती है तो उनके पास कोई भी रीजन हो सकती है, ठीक है। उनके पास वर्क ऑन कैश का पॉइंट ये होता है कि आपने काम करना है, जॉब कोई भी करनी है, आप उसकी जो पेमेंट हो रही है वो ऑनलाइन नहीं हो रही। जब ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रही तो उस पेमेंट का कोई रिकॉर्ड जो है गवर्नमेंट के पास नहीं जा रहा, ठीक है। तो आपको जो भी शख्स कैश के ऊपर काम करवा रहा है वो आपसे टैक्स नहीं ले रहा है बेसिकली, ठीक है। तो इट्स सॉर्ट ऑफ थ्रेट। आपने इस चीज को भी अवॉइड करना है। आप फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट हैं, आपको 20 घंटे का काम करना अलाउ है, तो आप 20 घंटे से ज्यादा काम नहीं करें, ठीक है। अगर आप करेंगे तो टेक्निकली तो आप लॉ अवॉइड कर रहे हैं, आपका पर्सनल गेन हो गया, आपकी आपने कुछ ज्यादा पैसे कमा लिया, आपको कुछ भी हो, लेकिन आपके पाकिस्तान के इमेज के ऊपर एक वही डॉट लग गया जो हम पहले डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्राई करें कि अपने जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर पर्सनल गेन, कुछ अपने पैसों के लिए आप पूरे कंट्री के इमेज के ऊपर जो है एक दबा ना लगाएं। फिर उसके बाद यहाँ आने से पहले, यहाँ आके अब बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेके ना आए, ठीक है। अगेन ये वही सारी बातें हैं जो आपको फॉर एग्जाम्पल आपको सब पता भी होंगी, और आप ये भी कहेंगे कि ये सारी चीजें तो रिपीट हो रही हैं, लेकिन इनके अंदर मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस जो कि आगे जाके मैं आपको इन सारे एक्सपीरियंसेस का जो है डेटाबेस भी एक्सप्लेन करूंगा कि इट्स नॉट जस्ट लाइक मी टेलिंग ऑल ऑफ दिस, ठीक है। इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च है, प्रॉपर डिस्कशन विद नंबर ऑफ पीपल है, ठीक है। हम यूटोपिया का बेसिकली मतलब होता है एक बिल्कुल आइडियल स्टेट या आइडियल कंट्री, ठीक है। हम पाकिस्तान से जब आते हैं तो हमें लगता है कि एक आइडियल कंट्री, एक मेरी बिल्कुल नई जिंदगी है जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जितने मेरे स्ट्रगलिंग के डेज थे वो खत्म हो चुके हैं, मेरा वीजा लग चुका है, मेरे पास वर्क परमिट है या जो भी है, मैं अब जा रहा हूँ या जा रही हूँ, अब जिंदगी सुहानी होने वाली। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे आपकी न्यू जिंदगी है, न्यू स्ट्रगलिंग डेज आपके स्टार्ट होने वाले हैं। आपको खाना भी खुद बनाना है, आपको कपड़े भी खुद वॉश करने हैं, आपको अपनी स्टडीज भी मैनेज करनी है। लेट्स सपोज अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं, आपको वो भी करनी है, आपको वेदर के साथ भी मैनेज करना है, आपको डॉक्यूमेंटेशन भी करनी है, आपको सब कुछ खुद करना है, ठीक है। आपकी वालदा पास नहीं होंगी, वालिद साहब पास नहीं होंगे। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो आगे जाकर मैं डिस्कस करूंगा कि आप एक ऐसे होंगे जैसे आप एलियन है, कि लोग आपकी लैंग्वेज भी नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपके स्ट्रगलिंग डेज बेसिकली शुरू हुए हैं कि आपने न्यू लाइफ शुरू की है। तो बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके नहीं आनी है आपने, ठीक है। कि एक लोगों का ये भी एक माइंडसेट होता है कि जस्ट 1 महीने की बात है, 1 महीने में मुझे जॉब भी मिल जाएगी, मेरा सारे काम भी हो जाएंगे, महीने के बाद सब कुछ सेट हो जाएगा और मैं बिल्कुल परफेक्ट जिंदगी शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो आपने ये वाली अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेकर नहीं ट्रेवल करना है, ठीक है। ये भी आपने माइंड में नहीं रखना है कि स्पेसिफिकली जब आप यूरोप के अंदर आ रहे हैं कि यहाँ पे पढ़ाई जो है बड़ी इजी है, ठीक है। यूरोप की पढ़ाई बिल्कुल इजी नहीं है अगर आपने अच्छे लफ्जों में पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे ओरल एग्जाम्स होते हैं, यहाँ पे आपके मतलब पूरे सेमेस्टर का एक एग्जाम है, ना असाइनमेंट्स है ना क्विज़ेस हैं, ठीक है। आपको एक, मैं अपनी इटली का एक्सपीरियंस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी कंट्रीज में वेरी करता है, लेकिन इटली के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि आपको पूरे सेमेस्टर का, पूरे कोर्स का एक एग्जाम देना है जो कि आपकी प्रेजेंटेशन टाइप होगा पूरे सिलेबस का। आप खड़े हो जाएंगे और प्रोफेसर आपसे क्वेश्चन करने शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपके पास चीटिंग का पॉइंट नहीं है, आपके पास ये नहीं है कि आप कहें कि ये मुझे नहीं आता या वो मुझे नहीं आता। पूरे सिलेबस में से आपकी क्वेश्चन आंसरिंग शुरू हो जाएगी विदाउट एनी प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो आपको, अगर आप पढ़ने आ रहे हैं, अगर आप स्कॉलरशिप पे आ रहे हैं, तो आपको प्रॉपर स्टडी करना पड़ेगा और वो इजी नहीं है, ठीक है। और आपको अगर लगता है कि यू आर अ सुपरमैन, मेरे से पहले वाले लोगों से नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन मैं कर लूंगा या कर लूंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक है। और एक और माइंडसेट है जो हमें लगता है कि पाकिस्तान ही असल इशू है, जैसे ही मैं बैठ जाऊंगा सारे मेरे मसले खत्म हो जाएंगे, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है।
यहाँ पे भी आके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। इन कंट्रीज की, इन स्टेट्स के भी प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्जांपल आपका वीजा परमिट 6 महीने बाद आ रहा है, सॉरी रेजिडेंट परमिट आपका 6 महीने बाद आ रहा है, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, आपको डॉक्टर अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि सारे मसले सिर्फ बाहर ही हैं, पाकिस्तान में कोई मसला नहीं है। बहुत सारी चीजें पाकिस्तान के अंदर भी अच्छी हैं, लेकिन वो हम किसी दिन और डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद आपने अपना एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन एक्सपेंसेस नहीं करना है। ठीक है, आप नॉर्मली ये होता है कि जैसे ही आते हैं एक पहले महीने के अंदर ही वो क्या करते हैं, वो आईफोन भी खरीद लेते हैं, वो लैपटॉप भी ले लेते हैं, और पहले महीने के अंदर ही घूमना फिरना भी शुरू कर देते हैं। और फिर क्या होता है, फिर उनको एक्स्ट्रा जॉब करनी पड़ती है, और उनकी जितनी अर्निंग हो रही होती है, जितनी स्कॉलरशिप होती है, उससे ज्यादा उनकी एक्सपेंसेस हो जाते हैं। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम से लगता तो है बाहर की कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, फिर ही स्टूडेंट क्या करते हैं, लूप होल की तरफ जाते हैं। लूप होल के अंदर चाहे वो वर्क ऑन कैश हो जाता है, या फिर टैक्सेस बचाना हो जाता है, या फिर इलीगल एक्टिविटीज हो जाती हैं। ठीक है, स्टडी से डेविएशन हो जाती है, फिर एट द एंड आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है, ये सिर्फ इस वजह से होता है कि जब आप अपने जितनी आपकी अर्निंग है या जितनी आपकी स्कॉलरशिप है, उससे ज्यादा आप अपने एक्सपेंसेस कर लेते हैं। ठीक है, तो इस चीज को भी आपने अवॉइड करना है कि ये चीज भी आपने नहीं करनी है। फिर आप अपना माइंडसेट क्लियर करके यहाँ आते हैं कि आप कैरियर बनाने जा रहे हैं या अपना बैंक बैलेंस बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली ये नहीं मैं कह रहा कि दोनों चीजें हो नहीं सकती, लेकिन इन लॉन्ग टर्म आपके पास एक ही चीज होगी। 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद आप एक ही चीज में ज्यादा होंगे, एक ही चीज में कम होंगे। ठीक है, एक जर्नल सा मैप है जो कि स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन एक जर्नल था। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टूडेंट वीजा पे जा रहे हैं, आप क्योंकि आपके पास अगर इतने पैसे नहीं है कि आप वर्क वीजा पे जाए, आप स्टूडेंट वीजा पे जा रहे हैं, लेकिन आप क्या कहते हैं, काम करना चाहते हैं, आप पैसे कमाना चाहते हैं, आप बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस इंक्रीज करना चाहते हैं, आप गाड़ियां खरीदना चाहते हैं, फिर आप ये ट्राई करें कि आप यूके जाएं, आप यूएस जाएं, आप कनाडा जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया जाएं, आप यूएई जाएं, आप सऊदी अरेबिया जाएं, इन सारे कंट्रीज में जाएं जहां पे सारा सिस्टम जो है वो इसी तरह से डेवलप हुआ हुआ है कि उनको ऐसा फर्क नहीं पड़ता। वहाँ की स्टडीज भी रिलेटिवली इजी हैं। ठीक है, अगर हम फॉर द टाइम बिंग यूएस को माइनस भी कर दें, तो बाकी कंट्रीज के अंदर स्पेसिफिकली ये है। लेकिन यूरोप के अंदर अगर आप आ रहे हैं, तो वहाँ की स्टडीज और वहाँ का जो माइंडसेट या वहाँ का जो कल्चर है वो डिफरेंट है। वो एज कम्पेयर टू यूके के या ऑस्ट्रेलिया या कनाडा के डिफरेंट है। यहाँ पे अगर आप स्टडी वीजे पे आ रहे हैं, तो फिर आप स्टडी के लिए ही आए, आप अपने कैरियर को बनाने के लिए आए। ऑब्वियसली पैसे तो साथ साथ होते ही हैं, लेकिन ऑन ए लॉन्ग टर्म, इन 10, 20, 30, 40 ईयर आप अपने कैरियर के ऊपर फोकस करें। ठीक है, और अगर आप वर्क वीजा पे जा रहे हैं, फिर तो आप जहां भी जाएं, फिर आप क्लियर कट सेम रीजन की वजह से जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्वेश्चन ये आता है कि आप सेम स्टूडेंट वीजा पे यूरोप भी जा रहे हैं और यूके भी जा रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब आप यूरोप में आते हैं, तो यूरोपियन यूनिवर्सिटीज जो है वो आपसे ऐसे इतनी ज्यादा फीस चार्ज नहीं करती जितनी यूके की यूनिवर्सिटीज चार्ज करती है। उसकी रीजन ये है कि यूके की यूनिवर्सिटीज ने 10-12 को निकाल के जो टॉप की हैं, बाकी सारी यूनिवर्सिटीज ने ये अपना एक बिजनेस बना लिया हुआ है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके की यूनिवर्सिटीज ने कि आपको वर्क वीजा देते हैं और आप यहाँ पे आते हैं और आप फिर काम वगैरह कर सकते हैं, इजी सीन होता है। लेकिन यूरोप का कल्चर अभी इस चीज को अडॉप्ट उन्होंने नहीं किया। वो अगर आपको स्टडी वीजा दे रहे हैं, तो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप प्रॉपर वहां पे स्टडी करें। ठीक है, तो अपना गोल क्लियर करके जाएं। ये नहीं करना कि आप जा एक काम करने के लिए रहे और वहां पे दूसरा काम आप शुरू कर दें। इसी की मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर हम डाटा कलेक्शन की बात करते हैं, तो ये जो डाटा आपके सामने मैं जितनी भी डिस्कशन कर रहा हूँ, ये ऐसे नहीं कि सारी मेरी अपनी ही सारी बातें हैं। मैंने डिटेल्ड कन्वर्सेशन किए डिफरेंट पाकिस्तानी दैट आर लिविंग इन इटली, रशिया, हांगकांग, नॉर्वे, उनसे डिफरेंट डिस्कशन के बाद ये सारी चीजें आपके सामने आई। उनसे प्रॉपर हमने इस चीज के ऊपर डिस्कशन की है कि ये चीजें होनी चाहिए। और इनमें कुछ स्टूडेंट्स पीएचडी के हैं, कुछ पोस्ट डॉक के हैं, कुछ मास्टर्स के हैं। ठीक है, इवन मैंने इटालियन नेशनल के साथ भी डिस्कशन किया कि जब बाहर से लोग आपके कंट्री के अंदर आते हैं, तो आपको क्या चीजें नजर आती है कि ये चीजें कर रहे हैं, इनको ये नहीं करनी चाहिए, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनका उनके लेंस से भी ये चीज मैंने देखने की कोशिश की है। ठीक है, फिर इटली के अंदर ही, बोलोनिया के अंदर ही दूसरे कंट्री से जो लोग आए हुए हैं, नॉट स्पेसिफिकली फ्रॉम पाकिस्तान, इजिप्ट से आए हुए हैं, बांग्लादेश से आए हुए हैं, डिफरेंट कंट्री से, उनकी एक्सपीरियंसेस क्या है। ठीक है, तो इन सारों का डाटा सेट ये आपके सामने मैं आप प्रेजेंट कर रहा हूँ, जो एक डिटेल ऑब्जर्वेशन मेरी खुद की भी इसके अंदर ऐड होती है और बाकी सब लोगों के एक्सपीरियंसेस ऐड हुए हैं। अगेन इस चीज के ऊपर मैं दोबारा से इसको क्यों रिपीट करना चाहता हूँ कि अब हम बात करने वाले हैं गुड एक्ट की। ठीक है, कि हमने क्या नहीं करना वो तो हमने डिस्कस कर लिया, अब हमने क्या करना है अब उसकी भी डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि हमें ये तो पता हो कि क्या करने से फायदा होगा।
जो पहले लोगों ने कर दिया वो तो हमने नहीं करना, समझ आ गई, ठीक है, वो डॉट तो वहीं लगा हुआ है, अब हमने उस डॉट को रिमूव कैसे करना है, ठीक है, टू डू हमारे पास शुरू हो जाती है। सबसे पहले हमने टेक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट सीरियसली। आप किसी भी कंट्री के अंदर जाएं, ठीक है, आप रशिया के अंदर जाएं, आप पुर्तगाल के अंदर जाएं, आप स्पेन के अंदर जाएं, आप चाइना के अंदर जाएं, आप आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स को बहुत ज्यादा सीरियसली लें। हम पाकिस्तान में जब होते हैं क्योंकि हम अपने कंट्री के अंदर हैं, हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो आप फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी स्ट्रीट के अंदर जा रहे हैं और आपके पास पासपोर्ट भी नहीं है, आपके पास वीजा भी नहीं है, आपके पास वहां का जो रेजिडेंस परमिट है उसकी पिक्चर भी नहीं है, रेजिडेंस परमिट भी नहीं है, और किसी चीज की पिक्चर भी नहीं है, उस पॉइंट पे चाहे आप असल में ना हो, लेकिन उस पॉइंट पे अगर आपसे कोई वेरिफिकेशन मांगता है तो आप इलीगल कंसीडर होंगे, ठीक है, और उस पॉइंट पे आपके ऊपर फाइन भी लग सकता है, ठीक है, क्योंकि काफी कंट्रीज के अंदर ये चीज कंपलसरी होती है कि अगर कोई भी फॉरेनर है वो अपने पास हर वक्त आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट रखे, ठीक है, तो अपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना है। ठीक है, कोई जानबूझ के नहीं अपना घर छोड़ के आएगा, लेकिन हम कैजुअल ले लेते हैं, कोई बात नहीं, जैसे पाकिस्तान में नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने पास हर वक्त अपना आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट रखें। और जब आप किसी कंट्री के अंदर जाएं तो स्टार्टिंग के अंदर ही अपना आइडेंटिटी प्रोसेस शुरू करें। जैसे मैं आपको अगेन अपने इटली की बात करता हूँ, मेरा इटली नहीं है लेकिन मैं इटली में रहता हूँ, तो इटली के प्रोसीजर की बात करता हूँ, तो यहाँ पे जब आप आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, पहला जो आपका रेजिडेंस परमिट होता है वो आपको 6 महीने में मिलता है, ठीक है, आप अप्लाई करते हैं तो 6 महीने बाद जाके आपको मिलता है। तो ये नहीं करना कि आपने आने के बाद थोड़ा रिलैक्स हो जाना है, कर लेते हैं, कुछ नहीं होता, आते साथ आपने उस प्रोसेस को स्टार्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उनको आपने कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल फिजिकल कोड होता है, कोई भी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपने कंप्लीट करने हैं, ताकि आप उस मुल्क के अंदर जो है, जिस भी कंट्री के अंदर जा रहे हैं, वहां पे आप लीगली तौर पे सही तरीके से रह सके। दूसरी चीज ये है कि हमें नॉर्मली ये लगता है, और इसके अंदर बहुत सारी चीजें वो है जो मैंने खुद मिस्टेक्स की हैं, और कुछ ऐसी चीजें भी जो अभी भी मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ, तो मैं खुद भी इंप्रूवमेंट के मराहल के अंदर हूँ, और मैंने कुछ चीजें इंप्रूव भी की हैं, ठीक है। जैसे कि ये वाली चीज मैं नहीं करता था जब मैं आया था, तो मैं समझता था कि मुझे कोई ऐसा हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है, मैं कर लूंगा, मैं सब खुद कर लूंगा, ठीक है। तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, आपने शर्माना नहीं है, हेल्प आउट, किसी से हेल्प मांगने के लिए, ठीक है। आपके सीनियर्स हैं, पाकिस्तानी हैं, दूसरे नेशनल्स हैं, आपको नहीं कोई भी चीज समझ आ रही तो आप उनसे पूछे ये कैसे होगा, ये वाला डॉक्यूमेंट कैसे प्रिपेयर होगा, या स्टडी कैसे होगी, या प्रोफेसरों को कैसे मैंने इंटरेक्ट करना है, या मैं सीवी कैसे बनाऊं। उन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आप चीज को समझने की कोशिश करें और अपनी हेल्प सीख करें, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि जब आप किसी भी कंट्री के अंदर जा रहे हैं तो बेसिकली आप, ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान का हर शख्स जो है वो इस काबिल है कि जो कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर जा रहा है, ठीक है। कोई टॉप नॉच 2, 3, 4, 5% पॉपुलेशन होती है जिसको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि दूसरे कंट्रीज के अंदर जाएं, ठीक है। तो आप जब उस कंट्री के अंदर जाएं तो वहां की हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करें, वहां के जितने भी पास्ट इवेंट्स हुए थे उनको एक्सपीरियंस करें। आप ये ना कहें कि मैं जस्ट आया हूँ, रहूंगा और मैं वहां से चला जाऊंगा, ठीक है। वहां उस कल्चर के अंदर जो जो चीजें अच्छी हैं, जो गुड नॉर्म्स है, उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करें। और बेसिकली इसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ठीक है, हम सब कहते हैं कि पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है वो आप तब देख सकते हैं कि जब आप किसी डेवलप्ड कंट्री के अंदर जाएंगे, आप उन नॉर्म्स को देखेंगे, ठीक है। यही चीज नेक्स्ट इसके अंदर मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि अडॉप्ट गुड हैबिट्स, कि आप उस कंट्री के अंदर देखेंगे कि ये लोग, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ कि इटली के अंदर स्टूडेंट्स जो होते हैं या टीचर्स जो होते हैं, जितना भी काम कर रहे होते हैं लोग हैं, उनकी ब्रेक का टाइम होता है 1 बजे से 2 बजे के दरमियान, ठीक है। 1 बजे से 2 बजे के दरमियान ब्रेक का टाइम है। फॉर एग्जाम्पल हम स्टडी हॉल के अंदर पढ़ रहे हैं, या क्लास हो रही है, या डिस्कशन हो रही है, ठीक है। जैसे ही 1 बजेगा, ठीक है, आपको ऐसे लगेगा जैसे इधर कोई शख्स बैठा ही नहीं हुआ था, ठीक है। 1 बजे उठ के जाएंगे, पूरा 1 घंटा अपना खाएंगे पियेंगे, डिस्कशन करेंगे, किसी ने सिगरेट पीनी है सिगरेट पियेंगे, पूरा रिलैक्स करेंगे, और पूरे 2 बजे अपने टेबल पर वापस आ जाएंगे, ठीक है। ये एक पंक्चुअलिटी है, ये अपना माइंड सेट है कि हमने ये काम इस टाइम पे करना है। ये एक बहुत अच्छी एक गुड हैबिट है जो मैंने ऑब्जर्व की, ठीक है। इस तरह की और बहुत ज्यादा हैबिट्स हैं कि बहुत ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, अगर आप उनकी लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं तो बहुत ज्यादा आपको हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। ये कुछ गुड हैबिट्स हैं जो मैंने देखी हैं, ठीक है। स्माइल के साथ बात करते हैं, हर वक्त आप किसी भी इटालियन को देखेंगे, नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक केसेस तो होते हैं, वो बहुत ज्यादा स्माइली फेस के साथ आपसे बात करेगा, ठीक है। तो अच्छी जितनी भी हैबिट्स उनको ट्राई करें कि आप अडॉप्ट करें। उसके बाद अपना जो फ्रेंडशिप सर्कल है उसको जस्ट अपनी कम्युनिटी तक ना महदूद करके रखे। आप अगर पाकिस्तान से हैं तो जस्ट पाकिस्तानियों के साथ आपका इंटरेक्शन ना हो,
आप हर नेशनल के साथ आपका इंटरेक्शन हो, जरूरी नहीं कि आपने बहुत ज्यादा उनके साथ दोस्ती गहरी करनी है, लेकिन एटलीस्ट लामदा हो, आप उनके साथ कॉफी वगैरह पी सकते हो, इतनी आपकी फ्रेंडशिप होनी चाहिए, ठीक है। इससे बेसिकली आपको बहुत ज्यादा चीजें सीखने को मिलती हैं। जैसे अगर एक मुझे भी जहन में आ रही है कि मैं अपने एक चाइनीज दोस्त के साथ उनकी स्पेसिफिक चाइनीज टी पी रहा था, और मैंने कहा चलो ठीक है मैं जाता हूँ, और मैं उठ के मैंने कहा चलो ठीक है मैं जाता हूँ, उठ के जाने लगा तो वो मेरे साथ आ रहा था, ठीक है। मैंने कहा नहीं नहीं मैं चला जाता हूँ। जैसे हमारा नॉर्मली होता है कि हम दरवाजे तक छोड़ के आते, तो वो भी मेरे दरवाजे तक मुझे छोड़ने आया। मैंने कहा ये तो नॉर्मली पाकिस्तान में इस तरह होता है। कहता हमारे कल्चर के अंदर भी इसी तरह ही है कि चाइना के अंदर भी नॉर्मली लोग यही चाहते हैं कि अपने गेस्ट को गेट तक छोड़ के आएं, ठीक है। तो ये एक मेरी एक्सपीरियंस है। इस तरह इजिप्ट के लोगों के साथ जब मेरा उठना बैठना हुआ, जब सोमालिया के लोगों के साथ हुआ, तो मुझे उनके कल्चर के बारे में पता लगा कि वहाँ पे क्या नॉर्म्स हैं, वहाँ पे क्या चीजें हैं, और क्या उनके अंदर अच्छी चीज है जो मैं अडॉप्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अपने और प्लस लैंग्वेजेस कि आप उनकी डिफरेंट लैंग्वेजेस के लफ्ज अपने साथ इंक्लूड करते हैं, तो वो भी एक बड़ा आपका सर्कल वाइड होता है। तो अपनी जो फ्रेंडशिप्स हैं वो जस्ट अपने नेशनल के अराउंड जो है उसको ना एक्सप्लॉइट करके रखें। फिर उसके बाद जिस भी कंट्री के अंदर आप जा रहे हैं, ये इसके अंदर स्पेसिफिकली अगर मैं अपनी बात करूं, मैं सबसे ज्यादा लाइक इसी चीज के अंदर करता हूँ अभी भी, कि आप वहाँ की नेटिव लैंग्वेज सीखें। और इससे जितने प्रॉब्लम मुझे फेस करने पड़े हैं वो बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं जस्ट इसलिए कि मुझे नेटिव लैंग्वेज नहीं आती, वो मेरे से मिस आउट हो जाती है, ठीक है। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के अंदर जा रहे हैं फिर तो इतना ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन आप अगर किसी भी यूरोपियन कंट्री या नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के अंदर जा रहे हैं, तो आप उनकी नेटिव लैंग्वेज जरूर सीखें, एटलीस्ट इतनी सीखें कि आप डेली कन्वर्सेशन कर सकें। इससे आपके लिए 50, 60, 70% अपॉर्चुनिटीज भी इंक्रीज हो जाएंगी, आपका सर्कल भी वाइड होगा, और आपको वहां एडजस्ट होने में बहुत ज्यादा इजी होगा कि आप फॉर एग्जाम्पल आप किसी से भी बात कर सकते हैं, ऐसे आपको एलियनेटिंग फील नहीं होगा। इसके बाद ईटीसी ईटीसी के अंदर बहुत ज्यादा और चीजें हैं जो हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम हम यहाँ पे इसको करते हैं। अब ये वाली एक चीज है जिसको मैंने वैसे भी मैं बोल सकता था, लेकिन मैंने इसको स्पेसिफिकली इतना ज्यादा टाइप क्यों किया है ताकि आपको मैं बता सकूं कि हम बहुत ज्यादा बहादुर हैं। जो भी शख्स जो है स्कॉलरशिप के लिए जा रहा है, जो भी शख्स ये सोच रहा है कि वो जाएगा, दैट दैट पर्सन इज ब्रेव, ठीक है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मेरे इधर जो दोस्त हैं या मेरे क्लास फेलोज हैं, वो अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में इरास्मस पे सिर्फ एक सेमेस्टर एक्सचेंज में जाते हुए भी हेजिटेट करते हैं, ठीक है। जस्ट बिकॉज उनको लगता है कि एक नया सिटी होगा, नया कंट्री होगा, वहां पे जाके मैं सेट हूंगा नहीं हूंगा। लेकिन अगर आप में से कोई भी शख्स इस चीज को सोच रहा है और इसके बारे में काफी ज्यादा सीरियस है, तो वो पहली बात इसको समझ ले कि वो बहुत ज्यादा ब्रेव है, रिलेटिवली बहुत ज्यादा लोग होंगे, ठीक है। तो आप इस माइंडसेट के साथ ना आए कि मैं कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, या कर सकूंगी या नहीं कर सकूंगी, ठीक है। आप बिल्कुल कर सकते हैं, और इसके अंदर कोई दूसरा शुबा है ही नहीं कि आप किसी चीज में एक्सेल नहीं कर सकते अगर आप किसी भी नए कंट्री के अंदर जाके सेटल हो रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे फॉर एग्जांपल मैं मार्स के ऊपर जाता हूँ, और मार्स के ऊपर मुझे एक और शख्स मिलता है जिसकी मेरी तरह दो या आंखें, मेरी तरह दो टांगे हैं, सब मेरा तरह है, लेकिन वो बोलता मेरी जबान नहीं है, ठीक है। और उसका खाने पीने का थोड़ा सिस्टम भी डिफरेंट है, और उसका रंग भी थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो मैं उसको ऐसे ही समझूंगा जैसे कोई और स्पीशी है, ठीक है। उसके साथ जाके आपने अगर एडजस्ट करना है, और आप अगर ऐसे कंट्री के अंदर जा रहे हैं जहां सब लोग वैसे हैं, आप वहां पे नए जा रहे हैं, तो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। तो यू मस्ट कंसिडर दैट यू ऑलरेडी हैव अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, यू कैन डू एनीथिंग दैट यू वांट, ओके। इसके बाद हम अगर नेक्स्ट चीज पे जाते हैं, तो 5 स्टेजेस की हम बात करते हैं कि नसीरुद्दीन शाह की आपने 7 स्टेजेस ऑफ लव तो पढ़ी होंगी, लेकिन 5 स्टेजेस ऑफ मूविंग अब्रॉड के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। कि सबसे पहले जब आप जाते हैं तो एक आपका हनीमून पीरियड होता है, उसके अंदर आपका 1 महीना भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, जिसके अंदर आप बहुत एक्साइटेड होते हैं, आप नई नई चीजें होती हैं, नए लोग मिल रहे होते हैं, तस्वीरें बना रहे होते हैं, इंस्टा पे, फेसबुक पे, स्नैपचैट पे लगा रहे होते हैं, आप एक्साइटेड होते हैं, आप इलेक्ट्रॉन जो होता है वो भी एक्साइटेड स्टेट के अंदर होता है, ठीक है। थोड़ा टाइम जब गुजरता है ना, तो उसकी एक्साइटेड से उसकी एनर्जी जब रिलीज होती है, तो वो अपनी थोड़ी ग्राउंड स्टेट के ऊपर आने लगता है। जब वो ग्राउंड स्टेट के ऊपर आने लगता है, तो उसकी फ्रस्ट्रेशन इंक्रीज होती है। तब उसको याद आता है कि मेरे तो घर में मामा भी थी, मेरे घर में बाबा भी थे, मेरे बहन भाई भी थे, मेरे दोस्त भी थे, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, यहाँ पे मैं अकेला हूँ, ठीक है। उसके बाद फ्रस्ट्रेशन उसकी शुरू होने, उसकी बिल्डअप होने लगती है, ठीक है। ये वाला फेज जो होता है ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, फ्रस्ट्रेशन वाला। ये आपको इससे निकलना होता है। इसमें आपको सबसे ज्यादा हेल्प आउट जो चीजें करती हैं, वो 2 चीजें हेल्प आउट करती हैं। एक, अगर आपको नेटिव लैंग्वेज आती हो,
और दूसरा अगर जो मैंने पहले चीज डिस्कस की थी, अगर आपने अपने फाइनेंशियल मैनेज किया, ये दो चीजें अगर ठीक हो तो आप इस फ्रस्ट्रेशन से रिलेटिवली इजी निकल जाते हैं कि आपके पैसे भी आपके पास होते हैं, आपको ज्यादा काम भी नहीं करने की जरूरत होती, और आप जबान भी जब बोल रहे होते हैं तो आपको लगता है कि हाँ ये भी मेरे जैसा ही है, ये भी मेरे जैसी ही है, हम बातें कर सकते हैं, तो आपकी लोनलीनेस थोड़ी कम होती है। फिर आप उसके बाद एडजस्ट होना शुरू होते हैं, ठीक है, रूटीन के अंदर आप थोड़ा सा ओके होना शुरू होते हैं, और इन दो चीजों के अंदर, ठीक है। अब ये चीज आपने याद रखनी कि फ्रस्ट्रेशन और एडजस्टमेंट जो है ये लूप में चलता है। एक दिन आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे, अगले दिन आप एडजस्ट होंगे, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, फिर 2 3 4 दिन एडजस्ट हो जाएंगे, तो इस ये एक लूप चलने लग जाती है। इस लूप से जब इंसान निकलता है फिर वो अडॉप्शन की तरफ चला जाता है। जब इसके आगे फिर एक पॉजिटिव ग्राफ आपका शुरू हो जाता है, फिर उसकी अडॉप्शन शुरू हो जाती है, फिर वो उसको लगता है कि मैं इसी इसी कल्चर का ही हिस्सा हूँ, मैं इन्हीं लोगों जैसा हूँ, मैं इधर मैं सरवाइव कर सकता हूँ, मैं वो अपनी बॉडी के अंदर अपने जितना भी उसका एक्सपीरियंस होता है उसके अंदर वो कॉन्फिडेंट फील करना शुरू कर देता है। और फिर उसके बाद उसकी फाइनल स्टेज आती है जब वो थ्राइव करता है। थ्राइव बेसिकली, थ्राइव का पॉइंट ये है, जो आपने थॉट्स, जो आपने ड्रीम्स, जो आपने गोल्स अपने सेट किए होते हैं वो बेसिकली आप अचीव करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने थॉट्स, अपने ड्रीम्स जो है वो हनीमून के साथ ही अचीव करना शुरू कर दें तो फिर आप फ्रस्ट्रेशन में फंस के रह जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका आपके माइंड में है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आईफोन खरीदना है, या वही जो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में बात की, या मैंने 1000 यूरो सेव करना है, मैंने कुछ भी करना है, तो अगर आप अपने हनीमून के फौरन बाद ही करना शुरू कर देंगे तो आप एक दरमियान में गैप क्रिएट हो जाएगा और आप फ्रस्ट्रेशन में फंस के रह जाएंगे। लेकिन अगर आप टाइम देंगे, अगर आप एक प्रॉपर किसी लूप होल के अंदर नहीं जाएंगे, आप क्विक वेज नहीं देखेंगे, तो फिर आप पांचवी स्टेजेस के ऊपर उन तमाम जितने भी आपने गोल्स सॉर्ट ऑफ सेट किए थे, या आपने जो भी अपने लिए सोचा था कि मैं ये बाहर जाके करूंगा, वो थ्राइविंग के अंदर आना शुरू हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे तकरीबन हमारा सेशन कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको 5 स्टेजेस भी एक्सप्लेन कर दी। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आंसर की तरफ जाते हैं, उससे पहले कुछ एक्स्ट्राज है। एक्स्ट्राज के अंदर मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये जो मैंने स्पेसिफिकली अभी मूविंग अब्रॉड के हवाले से कुछ आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, इसी तरीके से मैंने डिफरेंट परस्पेक्टिव्स ऑफ लाइफ के ऊपर भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। चाहे वो जैसे ऊपर मैंने यूटोपिया की बात की है, तो मैंने एक बुक लिखी है जो कि अभी रिसेंटली पब्लिश हुई है, उसके अंदर मैंने यूटोपिया के ऊपर पूरा चैप्टर लिखा है, ठीक है। हमें किस तरीके से दुनिया को देखना चाहिए, किस तरीके से हमें वो जैसे हाउ टू आस्क बिग क्वेश्चन के अंदर पहला चैप्टर है, स्टीफन स्टीफन हॉकिंग लिखता है कि व्हाई शुड वी आस्क बिग क्वेश्चन। उसी तरीके से इसके अंदर भी एक चैप्टर है कि हमें बड़ा क्यों सोचना चाहिए, या हमें दूसरों के बारे में क्यों सोचना चाहिए। हम आ रहे हैं, हम अपना कर सकते हैं, हमें उन डॉट्स की क्या जरूरत है, ठीक है, लेकिन हमें वो करना चाहिए। तो अगर आप में से कोई शख्स इंटरेस्टेड है तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। और इसकी इस बुक की सबसे अच्छी बात यह है कि इस बुक को मैंने इंटरेक्टिव वे में लिखना चाहा है, कि इस बुक का पेज का एक साइड जो है वो बिल्कुल ब्लैंक मैंने छोड़ा है। इसलिए मैंने छोड़ा है ताकि आपके पॉइंट ऑफ व्यूज, आपकी जो भी कमेंट्स है वो मैं रिसीव कर सकूं, ठीक है। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यूज और आपकी कमेंट्स के साथ हर एक बुक जो होगी उसका एक यूनिक एडिशन बन जाएगी, ठीक है। तो अगर आप इसे कोई इंटरेस्टेड है तो वो बुक को भी पढ़ सकता है। और इसके बाद ये मेरा क्यूआर कोड है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं, आप लिंक्डइन के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये तो स्पेसिफिकली हम बात कर रहे थे इन नॉर्म्स की, कल्चर की। इसके अलावा भी अगर आप स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे से हासिल करना चाहते हैं, मोटिवेशन लेटर से रिलेटेड कुछ भी, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा सेशन खत्म होता है। अभी आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। Thank you so much, sir, for the brief discussion on a very important topic. We will now move towards the question and answer session. Okay, the Google form has been shared in the chat box for your attendance. Okay, if anyone has any questions, please raise your hand. I will unmute you one by one.
Now question answer session is started. If anyone has any question, please raise your hand. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सर, बड़ा ब्रीफ किया आपने, समझाया सारी चीज़ों को। मेरा एक सवाल ये है कि एज कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से आप गाइड कर देते हैं कि जॉब कितनी होती हैं स्टूडेंट्स के लिए, कितने घंटे काम करना अलाउ होता है और किस तरह की जॉब स्टूडेंट को ईज़िली मिल सकती है? आप स्पेसिफिकली किस कंट्री या किस रीजन की बात कर रहे हैं? मैं इटली का पूछ रहा हूँ। आई नो अच्छा। कि स्टूडेंट स्टडी के लिए आता है, लेकिन जो पार्ट टाइम जॉब के हवाले से थोड़ा सा गाइड कर देते हैं। ठीक है, ठीक। इसके अंदर ये चीज़ है कि अगर आपको 20 आवर्स जो है अलाउ है किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसका मतलब है कि आप 20 घंटे काम कर सकते हैं। 20 घंटे का मतलब ये है कि आप दिन में 3-4 घंटे काम करें, ठीक है? तो 3-4 घंटे से इतना कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। नॉर्मली 20 घंटे अलाउ होते हैं इटली के अंदर स्पेसिफिकली। और यहाँ पे जो पाकिस्तान से आते हैं लोग, अगर आपको लैंग्वेज पे काफ़ी ग्रिप है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हो जाती हैं, ओपन हो जाती हैं। अगेन डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड से हैं। अगर आप आईटी से हैं, एआई से हैं, इन सारी फील्ड से हैं, तो आपके लिए ऑनलाइन भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जो कि नॉर्मली पाकिस्तान में शो नहीं हो रही होती। लेकिन इटालियन उसके लोकेशन की वजह से आपके पास शो होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है? दूसरा ये है कि अगर आप इतने ज़्यादा स्किल्ड नहीं हैं, तो आप और जॉब से स्टार्ट कर सकते हैं, वो वहाँ से भी आपकी अर्निंग ठीक हो सकती है। अगर अक्सर ये होता है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो यहाँ पे आते हैं, उनकी स्कॉलरशिप उनके पास नहीं होती, कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम की वजह से, तो उनको अपने लिविंग एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं। तो आप यहाँ पे और जॉब कर सकते हैं, क्लीनिंग की जॉब्स आपको मिल सकती हैं, आपको फूड डिलीवरी की जॉब्स मिल सकती हैं, आपको वेटरिंग की जॉब्स मिल सकती हैं, ठीक है? तो अगर आपको लैंग्वेज पे ग्रिप है, तो आपको रिलेटिवली ज़्यादा अच्छी जॉब्स और व्हाइट कॉलर जॉब्स मिल सकती हैं। लेकिन अगर आपको लैंग्वेज पे ग्रिप नहीं है, तो आप और जॉब्स की तरफ जाएँगे। लेकिन और जॉब्स करके भी आपका सर्वाइवल हो जाता है, मतलब इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जो फिक्स्ड आवर्स हैं, उनके अंदर काम करते हुए भी आपको स्टडी के साथ इतना इफ़ेक्ट नहीं होता। जी ठीक है सर, ओके, बहुत शुक्रिया। Okay, sir. Now I will read the question from the chat box. You can answer them. Riba Khalid का question है, especially in the physics department, please tell jobs in this field. ओके रिबा, देखें, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जस्ट पाकिस्तान का इशू नहीं है। जैसे मैंने अंदर लिखा है कि पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया कि हमें लगता है कि सारे इश्यूज सिर्फ पाकिस्तान से रिलेटेड हैं, पाकिस्तान से निकलेंगे तो सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे, ठीक है? तो वर्ल्ड वाइड, नॉट स्पेसिफिकली इटली, वर्ल्ड वाइड फिजिक्स की, मैथमेटिक्स की, जितनी भी नेचुरल साइंसेज हैं, उनकी जॉब रिलेटिवली कम है, ठीक है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि है ही नहीं, पाकिस्तान से रिलेटिवली ज़्यादा है, लेकिन कंप्यूटर साइंस, रोबोटिक्स, इंजीनियरिंग इनसे काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन अगर आप फिजिक्स के अंदर जॉब करना चाहती हैं या फिर फिजिक्स के अंदर करियर अपना परस्यू करना चाहती हैं, तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप प्रोग्रामिंग स्किल्स के ऊपर ग्रिप अपनी करें, ठीक है? सिमुलेशन के ऊपर आप अपनी ग्रिप करें, क्योंकि अब वो वाला टाइम चला गया है कि आप बैठ के इक्वेशंस सॉल्व कर रहे हैं और उसके ऊपर सारा टाइम लगा रहे हैं। अब सारा कुछ प्रोग्रामिंग के थ्रू हो रहा है, ठीक है? आप पाइथन के ऊपर अच्छे से काम करें, आप सी प्लस प्लस के ऊपर काम करें, आप और किसके ऊपर काम करें, हाँ, मैटलैब के ऊपर भी आप कर सकती हैं, ठीक है? तो ये वाली प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं, इनके ऊपर आप अगर काम करें, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हो जाती है। उसके बाद फिर स्पेसिफिक हो जाता है कि सिमुलेशन के लिए आप कौन-सा सॉफ्टवेयर यूज़ करें। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, तो मैं सन से रिलेटेड अगर कोई प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो एक रूट सॉफ्टवेयर का नाम होता है, हम मुझे वो आना चाहिए, ठीक है? तो अगर आपको इस सॉफ्टवेयर पे ग्रिप है ना, तो रेदर देन कॉन्सेप्ट्स भी ज़रूरी हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट से ज़्यादा ज़रूरी अब ये बन गया है, ठीक है? आपको पता है कि डुअलिटी प्रिंसिपल क्या होता है, आपको पता है कि श्रोडिंगर कैट क्या होती है, आपको पता है कि हाइजेनबर्ग ने क्या चीज़ बताई है, लेकिन वो आप प्रोग्रामिंग के थ्रू किस तरह से अप्लाई कर रही हैं, ये आपका नया 2026 का प्रॉब्लम बन गई है, ठीक है? तो 2026 के अंदर अगर आपने एक्सेल करना है फिजिक्स के अंदर, तो आपको कॉम्पिटिशन के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रिप होनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद अनस का, हाउ डू यू मैनेज स्टूडेंट लाइफ एंड वर्क लाइफ अब्रॉड? मेरा जितना भी मैंने चीज़ एक्सप्लेन की है मोस्टली मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से ही है, लेकिन बैलेंस कभी हो जाता है, कभी नहीं होता है। लेकिन मुश्किल तो प्रॉब्लम होती है, ऑब्वियसली होती है, लेकिन माइंड में वही होता है जो मैंने आपको चीज़ एक्सप्लेन किया पहले, कि आपने अपना गोल क्लियर रखना है कि आपका मेन फोकस क्या है। कि अगर आप स्टडी नहीं कर रहे हैं टाइम पे, तो फिर आप किसी लूप के अंदर फंस के रह जाएंगे। फिर आपके लिए वही जॉब्स हैं जो वो बंदा कर रहा है जिसने मास्टर्स या बैचलर नहीं किया हुआ है। तो आप बेसिकली एक बड़ा पर्सपेक्टिव लेके आए, आप बड़े पर्सपेक्टिव के साथ चलें, ठीक है। कि ये 2-3 साल के लिए मैंने ज्यादा पैसे नहीं कमाने हैं, 2-3 साल में थोड़ा सा बैक स्टेप पे भी हो जाऊं, कोई मसले वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म में ये एक मैराथन है, ये कोई 100 मीटर रेस नहीं है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में आपको जो है किसी एक अच्छी पोजीशन पे जाना है, आपको व्हाइट कॉलर जॉब करनी है, आपको एक अपनी फील्ड के अंदर एक्सेल करना है। तो फिर जब वो माइंड में क्लियर होता है तो फिर आई थिंक काफी इजी हो जाता है। लेकिन इतना होता नहीं है, क्योंकि आप देखें, आप बेसिक हम इंसान है ना, तो इंसान को जो इंस्टेंट कोई भी चीज मिल रही है, जैसे इंस्टाग्राम है, आपको इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन देता है, हर कोई इंस्टाग्राम यूज कर रहा है, ठीक है। कोई भी जो है बैठ के रिसर्च आर्टिकल नहीं पढ़ रहा है, रिलेटिवली मैं बात कर रहा हूँ, जर्नली बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से आपको बहुत मुश्किल होता है कि आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल रही है जॉब की सूरत में। जब आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी अर्निंग हो रही है, तो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को एट द स्पॉट अपने बिगर पिक्चर के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फवाद बेग का है, प्लीज टेल अस अबाउट वीजा अपॉइंटमेंट इश्यूज फॉर इटली इन पाकिस्तान. People say they got admission and all things ready, but they don't get appointments in it. And should we take this risk for applying to Italy on DSU scholarships? ओके, इससे पहले जो मेरा सेशन था वो पूरे का पूरा इटली के ऊपर था। अगर जो भी मैनेज कर रहे हैं सेशन को, अगर वो लिंक शेयर कर दें, उसकी अगर रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, मुझे आइडिया नहीं है, तो ये फवाद भाई को काफी ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने पूरा तकरीबन 1 घंटा इसी के ऊपर डिस्कशन किया है। लेकिन फिर भी मैं आपको जर्नली एक चीज बता देता हूँ कि ये वाली बात बिल्कुल ठीक है कि रिलेटिवली इटली के अंदर आपका एडमिशन हो जाता है, इजीली हो जाता है, लेकिन सारा प्रॉब्लम आपका आ जाता है वीजा के अंदर, ठीक है। वीजा डिले होता है, 6 महीने 7 महीने लग जाते हैं, साल तक भी बात चली जाती है, ठीक है। और उसके अंदर मैंने आपको वही चीज बताई कि रीजन वही है जो हमने चीज की हुई है, जो हमने प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। जब मैं आ रहा था तब इतना ज्यादा वीजा तब भी था, लेकिन तब इतना ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जब मैं अप्लाई कर रहा था, तब अगर मैं अपनी बैंक स्टेटमेंट जमा करवाता था, तो वो उसकी इतनी डिटेल जो है वो ऑब्जर्वेशन नहीं करते थे, ठीक है। अभी मेरे दोस्त के भाई का वीजा रिजेक्ट हुआ है, उन्होंने प्रॉपर्ली उसके ऊपर मेंशन किया कि ये जो आपने अमाउंट अपनी बैंक में रखी है, ये इससे 3 महीने पहले आपने रखी है, ठीक है। इससे पहले आपके पास इतनी अमाउंट थी नहीं, तो इस वजह से आप इतने कैपेबल नहीं है कि आप बाहर जा सके। तो ये हमारी ही हरकतें हैं जिनकी वजह से सारा कुछ होता है। तो प्रॉब्लम है, बिल्कुल है, वीजा इशू के अंदर भी प्रॉब्लम है। आपको 3 4 5 लाख दे के कंसल्टेंट को फिर आपको वीजा अपॉइंटमेंट मिलती है, उसके बाद भी वीजा रिजेक्शन रेशियो भी काफी ज्यादा है, ठीक है। प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा है। ये सारे इसके कॉन्स हैं। जो प्रो है इटली का, वो सिर्फ ये है कि इटली एक वाहिद यूरोपियन कंट्री है जहां पे आपको मास्टर्स के अंदर 8,000 यूरो स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। मास्टर्स के अंदर इतनी ज्यादा स्कॉलरशिप आपको कोई भी नहीं देता है कंट्री, ठीक है। तो इन सब कॉन्स की वजह सिर्फ ये एक प्रो है, और साथ में आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। तो ये वाला प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, उसका सोल्यूशन एट द स्पॉट तो ना मेरे पास है ना आपके पास है। लेकिन अगर आप किसी तरीके से अपनी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, अपना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, थोड़ा सा इन्वेस्ट करके आप अपॉइंटमेंट खरीद सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल एक गुड इन्वेस्टमेंट होती है इटली आना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है तूबा आफ्ताब का, मेरा क्वेश्चन है, जैसे मैं BScs कंटिन्यू, इज एनी अपॉर्चुनिटी फॉर मी फॉरेन स्कॉलरशिप? सुबह आपका सीजीपीए कितना है? अगर आप लिखते हैं, मैं आपको फिर उस हिसाब से बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमीसा खान का, माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग हाउ वी कैन सर्च फॉर यूनिवर्सिटीज फॉर आवर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट इन जर्मनी.
ठीक है। मैं पिछले क्वेश्चन को आंसर दे देता हूँ, अगर जनरली बताता हूँ, अगर जीपीए नहीं उन्होंने बताया। अगर आपका सीजीपीए जो है वो 3.5 है या उससे अबव है या 3.3 है या एटलीस्ट 3.3 या 3.3 से अबव है, तो आप इरास्मस के ऊपर अप्लाई करें। इरास्मस मंडस से बेहतर कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं मास्टर्स के लिए। ठीक है। आपको लगता है कि फुल ब्राइट उससे बेटर है या आपको लगता है कि कोई और स्कॉलरशिप उससे बेटर है, ठीक है, मास्टर्स के लिए ऑन ए जनरल स्केल इरास्मस से बेहतर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर आपको ना वीजा की प्रॉब्लम होती है, आप डिफरेंट कंट्रीज एक्सप्लोर करते हैं, आपका एक्सपोजर इंक्रीज होता है, आप सीखते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, अगर आपका सीजीपीए 3.3 से कम है तो फिर, या फिर एटलीस्ट 3.2 से नीचे है, तो फिर आप इरास्मस के ऊपर टाइम जाया ना करें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप होती है। फिर आप ट्राई करें कि आप मास्टर्स के लिए चाइना या कोरिया की तरफ जाने का सोचें। उसकी वजह ये भी मैंने अगेन पिछली डिस्कशन के अंदर मैंने बात की थी कि अगर आप इटली, जर्मनी, इन सब कंट्रीज की तरफ जाते हैं तो एटलीस्ट आपका 1 साल जाया हो जाता है। ठीक है, वीजा डिलेज, अपॉइंटमेंट डिलेज, इन सब चीजों की वजह से। लेकिन अगर आप मास्टर्स के लिए चाइना, कोरिया की तरफ जाते हैं, आपकी 3.2 3 पॉइंट तकरीबन स्कॉलरशिप है, आपको अच्छी ग्रिप है, तो आपका साल भी जाया नहीं होता और वहाँ की यूनिवर्सिटीज भी अच्छी हैं। आप पीएचडी के लिए या फर्दर अपॉर्चुनिटीज के लिए फिर आप यूरोप की तरफ मूव कर सकते हैं। तो ये एक बेटर रास्ता है, रेदर देन अपना 1 साल जाया करने के आपका पासपोर्ट स्टक हो जाएगा और वो सारी चीजें हो जाएंगी। आप कोरिया और साउथ कोरिया और चाइना की तरफ मास्टर्स के लिए जा सकते हैं। और दूसरा, जर्मनी की बात अगर करें तो जर्मनी का मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने थोड़ा सा अप्लाई किया था, एक यूनिवर्सिटी के अंदर मेरा एडमिशन हो गया था जर्मनी में, लेकिन वो मैंने तकरीबन 2-3 साल पहले किया था, तो वो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। तो जर्मनी का अनफॉर्चुनेटली मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हसन अली का, सर फिजिक्स के हिसाब से कौन सा कंट्री बेस्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड? सेकंड ये कि रिकमेंडेशन लेटर एंड एसओपी में मेन होती तो अगर कहीं से उसके लिखने के हेल्प ले लें तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? फिजिक्स के हवाले से बेस्ट कंट्री आप देखें, अगेन आप ये देखें कि कौन सा कंट्री किस स्पेसिफिक फील्ड के अंदर एक्सेल कर रहा है। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं हाई एनर्जी फिजिक्स से मेरा बैकग्राउंड है, तो इटली के अंदर हाई एनर्जी के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। ठीक है, स्पेसिफिकली अगर सन की बात करें तो सन तो सबसे आगे है हाई एनर्जी के अंदर। ठीक है, क्वांटम की अगर बात करें तो यूएस के अंदर काफी ज्यादा काम हो रहा है। ठीक है, अगर हम सेमीकंडक्टर चिप्स की बात करें या इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो चाइना के अंदर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। ठीक है, तो ये तो वो चीज है जो आप खुद से भी रिसर्च कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई वो बात नहीं है जो किसी को पता नहीं है। दूसरा बात यह है कि आप लेटर कैसे लिखें। स्कॉलर ब्रिज सोसाइटी ही डिफरेंट सेमिनार कंडक्ट करवाती है, अगर आप इनका देखें उसके अंदर डिफरेंट लोग आते हैं, वो आपको एक्सप्लेन करते हैं कि चीजें किस तरह से लिखनी है। ठीक है, आप किसी और के ऊपर रिलाय ना करें, आउटसोर्स ना करें इन चीजों को। मैंने जितने भी रिकमेंडेशन लेटर थे वो मैंने खुद ही, इनिशियल ड्राफ्ट मैंने खुद ही बनाए थे, बाद में उनकी करेक्शन करवा लेना वो अलग चीज है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेसिक आइडिया आपका खुद का होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब आप अपना प्रपोजल, अपना लेटर खुद बनाते हैं तब आपको पता होता है कि आप किस चीज में अप्लाई कर रहे हैं और आपका माइंडसेट क्या है। आप किसी से लिखवाएंगे वो उसके माइंडसेट के अकॉर्डिंग होगा। और नॉर्मली ये मास्टर्स के अंदर तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन पीएचडी के अंदर ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि हम प्रपोजल के अंदर कुछ भी लिख देते हैं और फिर बाद में जाके हम वो कर नहीं रहे होते हैं, फिर हमारे सुपरवाइजर को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये वाली चीज भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट है जो बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर मैंने डिस्कस की थी कि पाकिस्तान से वहां चले भी जाती है किसी भी मास्टर्स या पीएचडी के अंदर, वहां पे जाके वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे होते हैं, वहां पे जाके वो प्रोफेसर से झूठ बोल रहे होते हैं। प्रोफेसर को कहते हैं कि मैं, प्रोफेसर को लगता है इसको ये काम आता है, लेकिन बाद में वो नहीं आता होता है। तो ये भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। और फिर मेरे सीनियर ही बता रहे थे कि हांगकांग के अंदर बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज ने अब पाकिस्तानी को एक्सेप्ट करना ही बंद कर दिया और रिसेंटली उन्होंने 5 स्टूडेंट को एक्सपेल भी किया है। तो ये आप ट्राई करें कि आप ये खुद करें, इससे आपकी राइटिंग स्किल भी बेहतर होगी और आपका मोटिव भी बेहतर होगा। Next question is from Hira. How to get scholarship in Italy after BS? अगेन इसका वही आंसर है कि एक सेशन, अच्छा मुझे एक चीज बता दें कि जो लास्ट सेशन है उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है जो मैंने किया था कहीं पे यूट्यूब पे या फिर नहीं? Yes sir, uploaded है YouTube पे। अपलोडेड है, ठीक है। आप ऐसे करें, आप उसका जो लिंक है ना वो चैट के अंदर शेयर कर दें। जो भी लोग इटली से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं ना, उसके अंदर मैंने पूरी A to Z डिस्कशन किया है कि आपको डॉक्यूमेंट कैसे तैयार करने हैं, आपको बैंक स्टेटमेंट कितने महीनों की बनानी है, आपको स्कॉलरशिप के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, A to Z। मतलब
वो सारी चीजें जो आपसे कंसल्टेंट 5-10 लाख लेके बताते हैं ना, वो मैंने A to Z एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप उस सेशन को अटेंड कर लें, आपको आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती है, कंफ्यूजन होती है, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। इटली का मैंने A to Z एक्सप्लेन कर दिया था लास्ट सेशन में। ओके सर। Alhamdulillah, we have reached the end of today's insightful session. On behalf of Scholar Bit Society, I would like to express our sincere gratitude to Mr. Salman Ahmed Bhutta for sharing his inspiring journey and practical guidance on adapting and succeeding abroad. Thank you to all the participants for joining us today and making this session successful. Don't forget to follow Scholar Bit Society on LinkedIn, Instagram, and Facebook for more learning opportunities. With this, we conclude today's webinar. Allah Hafiz and best wishes for your future endeavor. Thank you so much. Thanks.